और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, राजस्थान की बॉर्डर सील कर दी गई है। इस मामले को लेकर पीएचक्यू ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित करने को लेकर निर्देश दिया गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर ने संशोधित आदेश जारी किए। आने वाले 7 दिन तक आवागमन पर नियंत्रण रखना है, नियंत्रित रहेगा। 7 दिन बाद आदेश का रिव्यू होगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। और चलिए चलते हैं सहयोगी राकेश गोसाई के पास, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस संशोधित आदेश में क्या क्या है? देखिए, संशोधित आदेश में कुछ नहीं है। हालांकि जो पहले आदेश एमएल लाठर साहब ने द्वारा जो निकाले गए थे, उस आदेश के अंदर था कि राजस्थान के सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाए। लेकिन अब ये दूसरा आदेश, संशोधित आदेश जो निकला है, उसके तहत ये निकाला गया है कि बॉर्डर के ऊपर एहतियात पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। यानी कि सील का मतलब होता है कि आप ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। लेकिन अब संशोधित आदेश का मतलब ये है कि अगर आपके पास में जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया स्वीकृति पत्र है, तो आप बॉर्डर पार कर सकते हैं या बॉर्डर से अंदर भी आ सकते हैं। बहरहाल ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना संक्रमण और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर हाल ही के अंदर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने सभी एजेंसियों के साथ में बात करी और उसके बाद में डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास में जब इस चीज को लेकर एसीएस ओम राजीव स्वरूप का मैसेज आया, उसके बाद ये आदेश जारी कर दिए गए। सबसे बड़ी एक खामी इस पूरे आदेश के अंदर ये देखने को मिली है कि यह आदेश आनन फानन के अंदर जारी किया गया, जिससे सैकड़ों की तादाद के अंदर जो लोग सड़कों पर थे, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग राजस्थान से बाहर अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे, वो लोग आधे रास्ते से उन लोगों को वापस अपने घरों की ओर आना पड़ रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग राजस्थान से दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं और वहां से काम करके दोबारा इस स्टेट में आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों के साथ भी कुछ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बड़ी परेशानी उनके सामने होगी कि उनके पास में अब पास नहीं होगा। इस चीज को देखते हुए डीजी भूपेंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों को यहां पर बुलाया है। इस समय पुलिस मुख्यालय में इसी संबंध को लेकर मीटिंग भी चल रही है। डीजी भूपेंद्र सिंह ने बताया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि कुछ शिथिलता इस पूरे आदेश के तहत दी जा रही है। कोई लोग इमरजेंसी सर्विस है तो उसमें कोई शिकायत दी जाएगी, उसमें पास की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि ये वास्तव में इमरजेंसी सर्विस है तो उनको तत्काल प्रभाव से वहां से बॉर्डर इलाकों से जाने दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों से कई संक्रमित लोग यहां से डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए ये आदेश आज पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए थे। स्वप्निल, बिल्कुल, लेकिन प्रवेश में आने के लिए ऐसा तो नहीं है राकेश कि सिर्फ सड़क मार्ग ही है। अब जब रियायतों का फेज 2 चल रहा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ चुकी है, उससे भी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स भी भले ही कुछ रद्द हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उड़ान भर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं जो चालू हुई, जैसे अगर आपको याद होगा अस्थि कलश ले जाने के लिए बसेस की बात हुई, तो उसमें जो लोग गए अपने परिवार के किसी एक सदस्य के साथ, ये तमाम चीज़ें हैं। इन 7 दिनों में फिर इनकी स्क्रूटनी का क्या? बिल्कुल, आपका सवाल यहाँ पर वाजिब है। ये सवाल उठना भी चाहिए। ये सवाल जब हमने पुलिस मुख्यालय के अंदर डीजी भूपेंद्र सिंह से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इसके लिए कुछ शिथिलताएं दी गई हैं। यानी कि लोग जो जा रखे हैं उनको वापस आना भी बेहद ज़रूरी है, इसलिए उनको आने में कोई दिक्कत नहीं, पर उनको अपने 14 दिन का शेड्यूल बताना पड़ेगा कि वो पिछले 14 दिन तक कहाँ पर थे। उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, उसी के आधार पर उनको रिलीज़ किया जाएगा। और जब भी वो अपने घर जाएंगे तो वो कम से कम 10 या 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर है झालावाड़ से, यहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा को ट्रैप कर लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की झालावाड़ में सामने आई है। घूसखोर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ट्रैप कर लिया गया है। परमानेंट पोस्टिंग के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। मेल नर्स से 12,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे धर दबोचा गया। एक मेल नर्स से परमानेंट पोस्टिंग के एवज में इसने रिश्वत मांगी। मामला 12,000 पर सेट हुआ। 12,000 रुपए इसने रिश्वत में मांगे थे। इसकी शिकायत मेल नर्स ने एसीबी से की, जिसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया और आज
मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप शर्मा को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। असम के तिनसुकिया में ऑयल फील्ड में लगी आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच ऑयल फील्ड से कुछ ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। देखिए कैसे अचानक से ऑयल फील्ड में ब्लास्ट होता है और वहां पर काम कर रहे कर्मचारी कैसे अचानक इस धमाके से डर जाते हैं, दहल जाते हैं, जान बचाते नजर आ रहे हैं। हादसे में 2 फायर कर्मियों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर लिए गए। ऑयल फील्ड से आग की भीषण लपटें निकल रही हैं, जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दी जा रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कितनी ऊंचाई तक लपटें पहुंच रही हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। आग की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत है। आग आसपास के इलाकों को चपेट में ले रही है। इस वजह से आसपास के गांव के लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग पर काबू पाने के लिए सहयोग मांगा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात की एक तस्वीर, जहां बुलडोजर से करोड़ों की शराब नष्ट की गई। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे शराब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें ये तस्वीर गुजरात के अरावली की है, जहां पुलिस ने करीब 8.5 करोड़ की शराब नष्ट की। ये शराब पिछले कई महीनों से शराब तस्करों और माफियाओं से पकड़ी गई थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से 8.5 करोड़ रुपए की शराब को, जिसे कि माफियाओं से पकड़ा गया था, नष्ट किया गया। अलवर में महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर चौराहे पर जाम लगाकर विरोध किया। महिलाओं ने आबकारी अधिकारी का पुतला भी दहन किया। जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के मुताबिक मालवीय नगर चौराहे के पास अंग्रेजी शराब का ठेका खुला हुआ है, जहां स्कूल और बस स्टॉप है। इतना ही नहीं, स्थानीय महिलाएं भी इस शराब ठेके के आगे से होकर गुजरती हैं, जिससे उन्हें शराबी परेशान कर सकते हैं। यहाँ मालवीय नगर तिराहे पर शराब का ठेका खुला हुआ है, उसी के विरोध में मालवीय नगर की कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, महिला पुरुष। उन्होंने ये विरोध है उनका कि जो यहाँ आबकारी अधिकारी उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कर कलेक्टर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की। साथ ही बॉर्डर पर आवागमन नियंत्रित करने पर नई एसओपी जारी होगी। सीएम ने गाइडलाइन और एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ ही देर में गृह विभाग एसओपी जारी करेगा। सीएम ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर समीक्षा की है, जिसके बाद निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर पर आवागमन नियंत्रित करने के लिए नई एसओपी जारी की जाए। गाइडलाइन और एसओपी जारी करने के निर्देश हैं। कुछ ही देर में गृह विभाग एसओपी जारी करेगा। प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ। स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसका खुलासा किया है। ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंपनी पर टैक्स चोरी पकड़ी थी।
अब मुद्रांक रजिस्टर में 215 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमाया है। ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शंस कंपनी को यह नोटिस थमाया गया है। एसडीआरआई ने मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। फर्म के कई फर्जी कारोबारों का भी खुलासा किया था। केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश है कि दिल्ली कोरोना ऐप को रियल टाइम में अपडेट किया जाए, यानी ऐप पर दी जाने वाली खाली बेड, वेंटिलेटर की जानकारी दी जाए, हॉस्पिटल्स की सुविधाओं की जानकारी भी ऐप पर हो और ये सब कुछ हो रियल टाइम में। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जोधपुर विकास प्राधिकरण लेकर आया है विभिन्न प्रमुख योजना। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के बीच अब स्कूलों को खोलने की तैयारियां भी शुरू हुई हैं। स्कूल कैसे खोले जाएं और इस दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसे लेकर एनसीईआरटी ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सौंप दिया है। कोरोना के केस बढ़ रहे लगातार, स्कूल खोलने पर भी हो रहा विचार। एनसीईआरटी ने किया 6 फेज का प्लान तैयार। ऑड इवन फॉर्मूला, रोल नंबर होगा आधार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पूरी तरह हैं तैयार? 8 जून से अनलॉक 1 का दूसरा फेज शुरू होने के बाद बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। शॉपिंग मॉल की रौनक भी लौटने लगी है। मेन रोड पर चले आइए तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कोरोना के खतरे के बीच जी रहे हैं। कहीं कहीं से आई लापरवाही की तस्वीरें तो खौफ पैदा कर रही हैं।
कोरोना केस के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब देश भर में रोज 10,000 के करीब केस बढ़ रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका भी जताई जाने लगी है, लेकिन इन सब के बीच अब सरकार ने स्कूलों को खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके लिए NCERT ने 6 फेज वाले प्लान का ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को सौंप दिया है। इस ड्राफ्ट में 6 चरणों में स्कूल खोलने के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस भी हैं, जिसका पालन बेहद जरूरी बताया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार एक कक्षा के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय में भी 10-10 मिनट का अंतराल होगा। ड्राफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कक्षाएं खुले मैदान में लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। NCERT ने जो 6 फेज सरकार को बताए हैं, अब वो भी जान लीजिए। पहला चरण 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। एक हफ्ते बाद 9वीं 10वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। 2 हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 3 हफ्ते बाद 3री से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 4 हफ्ते बाद 1ली 2री की कक्षाएं शुरू होंगी। 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की सहमति से ही नर्सरी केजी की कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। इसके अलावा भी ड्राफ्ट में कई जरूरी गाइडलाइंस पालन करने की सलाह दी गई है, जिसके अनुसार बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्लासरूम में 30 या 35 बच्चे ही बिठाए जाएं। क्लासरूम में एसी नहीं चलेंगे, दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी। डेस्क पर नाम लिखा होगा ताकि बच्चे रोज एक ही जगह बैठ सकें। हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस पर अभिभावकों से बात करनी होगी। प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि कमरे रोज सैनिटाइज हो रहे हैं। मॉर्निंग असेंबली और वार्षिकोत्सव जैसे आयोजन नहीं होंगे। स्कूल के बाहर किसी भी तरह के खाने पीने के स्टॉल नहीं लगेंगे। स्टाफ और छात्रों के प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बच्चे कॉपी, पेन, पेंसिल, खाना शेयर नहीं कर सकेंगे। हर बच्चे के लिए मास्क जरूरी होगा। कहने सुनने में तो NCERT का यह गाइडलाइंस ड्राफ्ट बेहतरीन लग रहा है, लेकिन तब बड़ा सवाल यह है कि जहां बड़े और समझदार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं, वहां छात्र इन गाइडलाइंस को कितना समझ पाएंगे? क्या बच्चों की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन लेने के लिए तैयार हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इजराइल ने भी कोरोना पर शुरुआती नियंत्रण के बाद स्कूल खोल दिए थे और उसके बाद 250 बच्चे इस वायरस की चपेट में आ गए थे। नए केस आने के बाद 6,800 बच्चों को क्वारंटीन करना पड़ा और इजराइल सरकार को स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि कई महीनों से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। शिक्षा बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे जरूरी है नौनिहालों की जान। इसलिए स्कूलों को खोलने से पहले यह देखना होगा कि इसके लिए हम कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।